Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to discuss station number 51 to 60 of our talks. First station is a 50-year-old patient comes to you for the implant placement in the left maxillary arch. How will you manage this case? So as you can see in this OPG that in the left maxillary arch there is a dip of the maxillary sinus, ठीक है, and because of that जो आपकी bone height है for the implant placement it is reduced in this area, ठीक है. So for that you probably need a maxillary augmentation टेक्निक. और इसके अंदर मैग्जरी साइनस पर आपसे फर्दर क्वेश्चनिंग ये हो सकती है कि देयर इज़ हाउ मेनी टेक्निक्स अवेलेबल फॉर द मैग्जरी ऑगमेंटेशन. तो इसके अंदर जो है कमिंग बैक टू द साइनस एलिवेशन, जो हमने साइनस एलिवेशन करनी है इसकी अनाटमी आपने सबसे पहले देखनी है जो आपकी ओपीजी के अंदर नज़र आ रही होगी कि आपकी जो पोस्टीरियर टीथ हैं उनकी उसकी ऐसा जो है वो बोन की हाइट कितनी अवेलेबल है. इफ़ इट इज़ 3 मिलीमीटर लेस दैन 3 मिलीमीटर तो फिर आपने जो आपकी इंडिकेशन बनेगी वो होगी साइनस मेम्ब्रेन एलिवेशन विद लैटरल अप्रोच. अलॉन्ग विद दैट आप 4 to 6 मंथ्स का वेट करेंगे बिफोर इम्प्लांट प्लेसमेंट, ठीक है. यानी आप साइनस एलिवेशन करेंगे, कोई बोन ग्राफ्टिंग करेंगे अलॉन्ग विद दी साइनस एलिवेशन, और उस ग्राफ्टिंग के अंदर आप इम्प्लांट प्लेसमेंट इमीडिएट इम्प्लांट हम प्लेस नहीं करेंगे. 4 to 6 मंथ्स के लिए हम वेट करेंगे और फिर उसके अंदर हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे. अगर आपकी बोन हाइट जो है वो 3 to 8 मिलीमीटर अवेलेबल है अपनी इसमें मैक्सिला के अंदर, तो फिर आपने साइनस मेम्ब्रेन एलिवेशन करनी है विद लैटरल अप्रोच और साइमल्टेनियसली इम्प्लांट प्लेसमेंट आप कर सकते हैं. अगर बोन हाइट 8 to 10 मिलीमीटर है या मोर देन दैट है तो फिर आप 8 to 10 मिलीमीटर है फिर इंटरनल साइनस मेम्ब्रेन एलिवेशन विद इम्प्लांट प्लेसमेंट कर सकते हैं. और अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 10 मिलीमीटर तो फिर आपको साइनस एलिवेशन की ज़रूरत नहीं है. जो आपकी क्या कहते हैं ये है मैक्सिला, इसके अंदर आपको पता है कि 3 आपकी जोन्स हैं, ठीक है. फर्स्ट जो जोन है वो आपकी होती है मिडिल जोन जो कि आपकी तकरीबन K9 के बीच की होती है, ठीक है. K9 से K9 की जो आपकी बीच की है दैट इज़ जोन 1. K9 से लेके प्री मोलर की आपकी जोन 2 है और प्री मोलर से लेके फिर मोलर तक की जो बैक की एरिया है वो जोन 3 है. और इन्हीं जोन के अंदर अगर आपके पास जो है वो एट्रोफिक मैक्सिला पड़ी है तो उसके अंदर जो आपकी अप्रोच होगी वो जोन 1 के अंदर अगर आपकी क्या कहते हैं सिर्फ अवेलेबल है एडिक्वेट बोन, ठीक है, दैट इज़ मैंने आपको बताया 10 मिलीमीटर, तो उसके अंदर सिर्फ आपकी जोन 1 के अंदर एडिक्वेट बोन है तो उसके अंदर आप ज़ाइगोमैटिक इम्प्लांट आपका प्रोस्टैटिक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है. और जो आपका जोन 1 और 2 के अंदर एडिक्वेट है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं एंगल्ड इम्प्लांट लगा सकते हैं ऑल ऑन 4 और उसके साथ आप हाइब्रिड प्रोस्थेसिस दे सकते हैं. ये इडेंचुलस की बात कर रही हूँ, इट इज़ अदर देन दिस जो आपको इंडिविजुअल केस दिखाया जा रहा है, ठीक है. और अगर जोन 1, 2 और 3 के अंदर जो है वो आपकी एडिक्वेट बोन जैसे मैंने बताया 10 मिलीमीटर अवेलेबल है तो उसके अंदर आप फिर ट्रेडिशनल इम्प्लांट्स ही लगाएंगे. सो कमिंग बैक टू द साइनस एलिवेशन, मैंने आपको बताया कि साइनस एलिवेशन की क्या है कि अगर लेस दैन 3 मिलीमीटर है तो उसके अंदर लैटरल अप्रोच करेंगे और बोन ग्राफ्टिंग के साथ आप 4 to 6 मंथ्स का वेट करेंगे फॉर इम्प्लांट. 3 to 8 है तो फिर आप उसके अंदर क्या करेंगे लैटरल अप्रोच करेंगे और साइनस इम्प्लांट अलॉन्ग विद द साइनस एलिवेशन इम्प्लांट प्लेसमेंट कर सकते हैं. फॉर 8 to 10 मिलीमीटर इंटरनल साइनस मेम्ब्रेन जिसे समर टेक्निक कहते हैं वो आपको भी बताएंगे. तो उसके अंदर समर टेक्निक के अंदर आप क्या करते हैं कि यूज़ ऑफ ऑस्टियोटोम करते हैं. एक्सट्रैक्शन सॉकेट के साथ के अंदर से ही आप जो है एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है समर उसको ऑस्टियोटोम कहते हैं, तो उसकी टैपिंग करते जाते हैं और साइनस जो है लेस देन और इक्वल टू 2 मिलीमीटर अगर आपने उसके अंदर आपको हाइट चाहिए तो उसके अंदर आप समर टेक्निक करते हुए इम्प्लांट प्लेसमेंट आप साथ ही कर देते हैं. लेकिन इसके अंदर की जो दो एक वो कह लें कि क्या कहना चाहिए एक डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको मैक्सिलरी साइनस की मेम्ब्रेन जो है वो डायरेक्टली विजुअलाइज नहीं होती, और एडवांटेज ये है कि आप डायरेक्टली इम्प्लांट इमीडिएट इम्प्लांट जो है साथ ही आप उसके प्लेस कर सकते हैं, ठीक है. जो आपकी दूसरी टेक्निक है लैटरल वॉल अप्रोच जिसे कहते हैं या लैटरल वॉल टेक्निक कहते हैं. इसके अंदर क्या करते हैं आप लैटरल विंडो बनाते हैं, एलिवेशन करते हैं मैक्सिलरी साइनस मेम्ब्रेन की. कोई भी ग्राफ्ट अगर आपने जो है वो प्लेस करना हो बोन ग्राफ्ट जहाँ पर आपको लगे कि ज़्यादा बोन लॉस है तो वहाँ पर हम बोन ग्राफ्ट प्लेस करते हैं, और साथ आप साइमल्टेनियस इम्प्लांट प्लेसमेंट अगर करना हो तो उसके अंदर साइनस इम्प्लांट प्लेस करते हैं. साइनस इम्प्लांट मैंने बताया कि उस कंडीशन में करना है जहाँ पे 3 to 8 मिलीमीटर की बोन अवेलेबल हो. क्यों? क्योंकि हमें इनिशियल स्टेबिलिटी चाहिए है अपने इम्प्लांट की, ठीक है. 35 जो आपको नैनोमीटर चाहिए, ठीक है. तो अगर वो आपके पास इनिशियल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो फिर इम्प्लांट फेलियर हो जाएगा. उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास जो है वो पेरिफेरल बोन अवेलेबल हो 3 to 8 मिलीमीटर की.
ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि जो आपकी जैसे मैंने बताया, हाँ, एडिक्वेट एव्यूलर बोन आपकी 3 to 5 मिलीमीटर की अवेलेबल हो, जिसके अंदर आप प्राइमरी स्टेबिलिटी इम्प्लांट की गेन कर लें। ठीक है, तो ये आपकी लैटरल बॉल टेक्निक हो जाएगी। और अगर आपकी लेस दैन 3 मिलीमीटर है तो उसके अंदर मैंने आपको बताया बोन ग्राफ्ट करने के बाद आपने इम्प्लांट प्लेसमेंट उस वक्त नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, साइनस एलिवेटर की जो ये बनती है आपकी न्यूमेटाइजेशन जो होती है विद एज ज़्यादा हो जाती है आपकी साइनस की, या आपकी बोन रिजॉर्प्शन की वजह से जो डिप है साइनस का वो आ जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपको साइनस एलिवेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, उसके अलावा ये है कि आपसे इसमें डायमेंशन पूछ सकते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर की आपकी विड्थ होती है साइनस की, और हाइट जो है वो 3.75 सेंटीमीटर होती है, और डेप्थ जो है वो तकरीबन 3 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि आपकी जो है इम्प्लांट प्लेसमेंट वो अकॉर्डिंगली आपने उसको CBCT स्पेसिफिकली करा के, और उसके अकॉर्डिंगली आपने ये देखना होगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या करना है। अच्छा, कमिंग टू द रीसेंट एडवांसमेंट्स, तो ये रीसेंट एडवांसमेंट्स आपकी जो इम्प्लांट प्लेसमेंट में है, अगर कमिंग टू इम्प्लांट प्लेसमेंट, तो उसके अंदर नंबर 1 जो है जैसे CBCT है, ठीक है, तो उसकी गाइडेड आपकी जो है वो सर्जरी है, उसको आप बता सकते हैं। दूसरा आपकी नेविगेशन गाइडेड सर्जरीज़ इसके अंदर आ जाती हैं। तीसरा आपकी जो ये सरफेस मॉडिफिकेशंस हैं आपकी इम्प्लांट की, वो आ जाती हैं, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आपको इंक्रीज़ ऑस्टियो इंटीग्रेशन करने के लिए जो है वो आप क्या करते हैं, ऑक्साइड लेयर जो है वो आप इस पर प्लेस करते हैं अपने इम्प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सरफेस मॉडिफिकेशन, या फिर आपकी जो सैंड ब्लास्टिंग होती है आपकी सरफेस की ऑफ इम्प्लांट, वो इंक्रीज़ करती है आपके ऑस्टियो इंटीग्रेशन के रेट को। सो ये आपके कुछ रीसेंट एडवांसमेंट्स इसके अंदर आ सकती हैं। अच्छा, देन कमिंग टू द पीजोइलेक्ट्रिक सर्जरी, तो पीजोइलेक्ट्रिक सर्जरी इज़ अगेन एन रीसेंट एडवांसमेंट। पीजोइलेक्ट्रिक सर्जरी होती क्या है? ये है बेसिकली आपकी कि हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्जरी है, जिसके अंदर आपकी बोन कटिंग होती है विद एन इलेक्ट्रोसोनिक फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपकी जो क्या कहते हैं वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं ड्रिल के थ्रू इन द बोन, और वो आपकी कैविटेशन कॉज करती है, मैकेनिकल कटिंग ऑफ द बोन करती है। इसकी फ्रीक्वेंसी 24 to 29 किलो हर्ट्ज़ होती है, और माइक्रो वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज़ 60 to 200 मिलीमीटर्स पर सेकेंड। इसका बेनिफिट ये है कि ये कम से कम आपके ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोसाइट्स को कम से कम डैमेज करती है। इंजरी टू द आपके जो सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेसल्स एंड नर्व्स, उसकी जो है वो कम से कम चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इसकी जो क्या कहते हैं बेनिफिट्स हैं वो इसलिए इन इम्प्लांट्स इट इज़ स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑस्टियो इंटीग्रेशन के लिए हमें ऑस्टियोसाइट्स और ऑस्टियोब्लास्ट चाहिए होते हैं। तो पीजोइलेक्ट्रिक सर्जरी जो है वो लेस इन्वेसिव इन दिस रिगार्ड, एंड इट इज़ मोर मतलब सक्सेस रेट ऑफ ऑस्टियो इंटीग्रेशन आपका हाई हो जाता है। पीजोइलेक्ट्रिक सर्जरी जो है आपकी उसकी फर्दर इंडिकेशन जो है वो डेंटल एक्सट्रैक्शन जैसे सॉकेट प्रिजर्वेशन वगैरह करनी हो उसमें यूज़ कर सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग के अंदर ऑस्टियोजेनिक डिस्ट्रैक्शन करनी है, एंडोडोंटिक सर्जरीज सच रिमूवल में यूज़ होती हैं, ऑस्टियोप्लास्टीज़ में। ठीक है, इस किस्म की जो जिसके अंदर बोन कटिंग आपकी चाहिए हो उनके अंदर हम पीजोइलेक्ट्रिक सर्जरीज यूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली इन इम्प्लांट, क्योंकि मैंने आपको बताया बेनिफिट इसका ये है कि ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोब्लास्ट को लेस इन्वेसिव है, तो फॉर दैट रीज़न हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और व्हेन कैन यू प्लेस एन इम्प्लांट साइमल्टेनियस विद साइनस ऑगमेंटेशन, ये मैंने आपको बता दिया है, और ये इंशाल्लाह नोट्स भी मैं आपको इसके साथ प्रोवाइड करते हैं कि सो कमिंग टू द सेकंड स्टेशन दैट इज़ एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द मैक्सिलरी, आपकी जो अपर मैक्सिलरी आर्च है। इसके अंदर आपको सिनेरियो क्या दिया हुआ है कि यू परफॉर्म्ड अ केस ऑफ मल्टीपल मैक्सिलरी सर्जरी, ऑन द नेक्स्ट डे यू ऑब्जर्व्ड साइनोस्ड टिश्यू फॉलोड बाय द एक्सपोज्ड बोन। ये अगर आपको याद हो तो अगर आपको याद हो तो ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी का जब हमने आपको लेक्चर दिया था तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट साइन आपका एवेस्कुलर नेक्रोसिस का आएगा दैट इज़ कि पेपिला, जो मैक्सिला के पेपिलास होंगे वो आपकी मैक्सिलरी एव्यूलर आर्च के पेपिलास जो हैं उनकी वो आपके आपको एट द वो लॉस हो जाएंगे, उसके अंदर आपको ब्लंटिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और फर्दर जो है वो फिर आपका जो मिकोजा है वो साइनोस्ड होता जाता है और बोन जो है वो एक्सपोज होती जाएगी। निक्रोसिस ऑफ द अपर मिकोजा होता जाएगा और लोअर आपकी जो बोन है वो एक्सपोज हो जाएगी। अच्छा, कमिंग टू द डीडीज़, यानी कौन कौन सी कॉजेज़ हो सकती हैं, डीडीज़ हो सकती हैं, तो उसके अंदर एवेस्कुलर नेक्रोसिस
आप कहेंगे कि दिस इज प्रोबेबली एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द मैक्सिलरी आर्च, और बिस्फॉस्फोनेट्स रिलेटेड ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ हो सकता है इफ़ द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ टेकिंग द बिस्फॉस्फोनेट्स। इफ़ द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ रेडियो थेरेपी तो फिर ऑस्टियो नेक्रोसिस भी हो सकता है। फिर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है पेशेंट की, फॉर एग्जांपल HIV रिलेटेड या स्टेरॉयड पेशेंट यूज़ कर रहा है, या इस किस्म की कोई अनकंट्रोल मेटाबॉलिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ मेलाइटस, तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है ये आपकी ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ हो सकता है। ठीक है। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स इसके क्या हैं? एक्सेसिव, अगर आपकी जो सर्जिकल टेक्निक को, इसको हम जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि डिवाइड कर लें, तो नंबर 1 जो सर्जिकल टेक्निक रिलेटेड हैं, दैट इज़ एक्सेसिव मैनिपुलेशन अगर आपने की है ड्यूरिंग सर्जरी मैक्सिला की, या आपने लार्जर एडवांसमेंट की है मोर देन 10 मिलीमीटर, तो उसके अंदर ज़्यादा चांसेस ऑफ एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाते हैं। होती क्यों है इसकी पैथोजेनेसिस, ये आपको मैंने ऑर्थोग्नोस्टिक सर्जरी के लेक्चर में हमने डिटेल बताया था कि इसकी जो आपकी मैक्सिला की सप्लाई है वो किस किस से आ रही है, वो आपकी DPA से आ रही है, और पीछे से आपकी जो है वो असेंडिंग फ्रेंजियल की जो सेकंड इसकी वो है वो असेंडिंग फ्रेंजियल ब्रांच होती है। ठीक है। और पीछे जो है वो ग्रेटर पैलेटाइन। अब ग्रेटर पैलेटाइन को हमने कट कर दिया है। DPA जो है वो आपकी मोस्ट केसेस के अंदर जैसे एडवांसमेंट हो रही है 10 मिलीमीटर की, उन केसेस के अंदर या तो आप खुद कट करके उसको लाइगेट कर देते हैं बिकॉज ऑफ, क्योंकि अगर उसको बाद में वो कट हो या बाद में उसकी वो हो किसी स्ट्रेच की वजह से वो कट जाए, तो उसके अंदर जो है एक तो कम्बरसम ब्लीडिंग हो जाती है, और दूसरा पोस्ट ऑपरेटिव डिलेड 3 to 5 डेज़ के बाद भी वो ब्लीड करनी शुरू कर देती है, और उसको फिर एट दैट टाइम लाइगेट करना या उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर जो हैं वो सर्जन जो हैं वो उसको डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी को ज़्यादातर कट करके लाइगेट कर देते हैं, और एक जो सिंगल हमारी रह जाती है इसके अंदर सप्लाई, दैट इज़ फ्रॉम द असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी लेसरल पैलेटाइन के थ्रू। तो इसके अंदर फिर इसलिए इसके अंदर जो है अगर आप एडवांसमेंट ज़्यादा कर रहे हैं मोर देन 10 मिलीमीटर, जिसके अंदर DPA भी आपने लाइगेट कर दिया है, तो उस कंडीशन के अंदर लेस आपने मैनिपुलेशन करनी है मैक्सिला की, जो उसकी क्या कहते हैं सेगमेंटेशन कर रहे हैं मैक्सिला की, वो उसको बड़ी एहतियात से करना है। उसके अंदर भी 2-3 पॉइंट्स हैं कि जो आपने सेगमेंटलाइजेशन कर रहे हैं वो सैजिटली करनी है, मिडिल में नहीं करनी, बिकॉज ऑफ द मिकोजा वहाँ पर उसका थिक होता है और बोन थिन होती है, इसलिए आप उसको सेगमेंटल करते हैं। फिर उसके अलावा ये कि आपने जो स्ट्रिपिंग करनी है मिकोजा की ओवर द बोन, वो कम से कम करनी है, क्योंकि इसी के थ्रू आपकी जो है ना वो चल रही है, ब्लड सप्लाई चल रही है। ठीक है। एडवांसमेंट भी कोशिश करेंगे कम से कम करें। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि हाँ पैलेटल अगर मिकोजा की आपने परफोरेशन कर दी है ड्यूरिंग सर्जरी, ठीक है, DPA की डैमेज हो गई है, लार्ज एक्सपेंशंस की हैं, ये तो एडवांसमेंट थी ना एक की बात के टेल में, लार्ज एक्सपेंशन 3 to 5 मिलीमीटर की एपकर कहता था, एपकर की ये वो है कि 3 to 5 मिलीमीटर से ज़्यादा की अगर एक्सपेंशन करेंगे तो भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के चांसेस हैं। ठीक है। एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू डायसेक्शन अगर आपने की है, सेगमेंटल ऑस्टियोटमीज़ की हैं, इंट्राऑपरेटिव ब्लीडिंग ज़्यादा हो गई है। ठीक है। ये आपकी जो है सर्जिकल टेक्निक रिलेटेड कॉजेज़ हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। सेकंड इज़ एनाटॉमिकल वेरिएशन, फॉर एग्जांपल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट के पेशेंट जिनके अंदर ऑलरेडी जो है वो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई की वेरिएशन टू द मैक्सिला होती है, उसके अंदर जो है यहाँ थिन बोन होती है, फ्रेजाइल बोन है पेशेंट्स के अंदर, तो इन कंडीशन के भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने का ज़्यादा चांसेस होता है, तो यू हैव टू बी विजिलेंट। पेशेंट फैक्टर की बात की जाए तो मैंने आपको बताया अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, या स्मोकिंग पेशेंट करता है, बिस्फॉस्फोनेट्स ले रहा है पेशेंट, या रेडिएशन की हिस्ट्री है, या स्टेरॉइड्स ले रहा है, या सिस्टमिक लुपस एरिथेमेटोसिस या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, इन कंडीशंस में भी एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने का ज़्यादा चांसेस होते हैं। साथ में एनेस्थीसिया रिलेटेड ये है कि अगर एनेस्थीसिया का जो है वो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाए तो उसके अंदर भी जो है, या पेशेंट जो है एनीमिक है तो उसके अंदर भी जो है पेशेंट को पोस्ट ऑप एवेस्कुलर नेक्रोसिस होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है। मैनेज कैसे करेंगे, हाउ विल यू मैनेज द केस? हिस्ट्री के अंदर जो कि मैं आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं पेशेंट रिलेटेड, वो आपने पूछने हैं, जिसके अंदर बिस्फॉस्फोनेट्स, रेडिएशन, ये डायबिटीज मेलाइटिस वगैरह आ गया। सेकेंडली जो है सिकल सेल डिजीज़ भी जो है ना वो भी इसके अंदर मैंने जिस तरह बताया कि एनीमिया इज़ ऑल्सो को फैक्टर, को फैक्टर नहीं, रिस्क फैक्टर। तो अगर एनीमिया पेशेंट है तो उसकी भी आपने सारी हिस्ट्री पेशेंट से लेनी है। कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशंस, इसको मैं जल्दी इसलिए बता रही हूँ और इसके सिर्फ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बता रही हूँ बिकॉज टोक्स रिलेटेड स्टेशन के अंदर आपको डिटेल नहीं पूछी जाएगी। 5 मिनट का आपका वाइवा होगा, आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स बताने हैं। सो कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट क्या आपका साइन है कि बकल पेपिलास लॉस हो जाएंगे,
उसके साथ साथ आपकी सेकंड साइन होगा कि एक्सेसिव मोबिलिटी ऑफ द टीथ आ जाएगी, और फिर आपकी पेशेंट जो है वो थर्ड स्टेज के अंदर स्वेयर पेन विद एक्सपोज्ड बोन आपको मिलेगी। आप इमेजिंग कराएंगे, इमेजिंग की जो है के अंदर MRI दैट इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड। MRI के अंदर डिक्रीज सिग्नल इंटेंसिटी इन सब कॉन्ड्रल रीजन जो है आपको मिलती है इन बोथ T1 एंड T2 वेटेड इमेजेस, दैट इज़ इंडिकेटिंग द एडिमा and changes in the blood flow in the subchondral region, and that is an indication of the ongoing avascular necrosis. ठीक है। 50% फ्लो जो है आपका मैक्सिला का वो कम हो जाता है इन फर्स्ट पोस्ट ऑप डे अगर आपने DPA को भी लाइगेट कर दिया है। तो इस कंडीशन के अंदर फर्स्ट जो 3 पोस्ट ऑप डेज हैं दैट आर मोर क्या कहना चाहिए इम्पॉर्टेंट टू फॉर एवास्कुलर नेक्रोसिस टू अपीयर। ठीक है। अच्छा, और मैंने आपको बता दिया कि DPA जो है ना वो व्हेन एवर पॉसिबल उसकी जो इसकी प्रिवेंशन ये है कि आपने कम से कम मैनिपुलेशन करनी है। जो आपका क्या कहते हैं एनाटॉमिकल वेरिएशंस हैं जिन पेशेंट में क्लेफ्ट लिप पैलेट के, उसके अंदर आपने ये जो है म्यूकोजा इसको कम से कम जो है वो डायसेक्ट करना है, उसके साथ परफोरेशन का ख्याल करना है, DPA को जहाँ पॉसिबल हो वहाँ पर स्पेयर करना है। ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कंडीशन जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपको मैंने सर्जिकली टेक्निक रिलेटेड बताया, उनको आपने प्रिवेंट करना है। कमिंग टू द ट्रीटमेंट में ये है कि आपने ओरल हाइजीन जो फर्स्ट आपका साइन अपीयर हुआ है तो आपने ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शन देनी है और फ्रीक्वेंट इरिगेशन करनी है अलॉन्ग विद द एंटीबायोटिक्स आप देंगे। और जो एक्सपोज बोन है अगर फिर सेकंड स्टेज में एक्सपोज बोन निकल आई है तो आपने सर्जिकल डिब्राइटमेंट करनी है और उसको फिर फ्रीक्वेंट इरिगेशन और एंटीबायोटिक्स देनी है। लेकिन इफ़ देयर इज़ बोन लॉस, क्योंकि एवास्कुलर नेक्रोसिस जो है ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज कंडीशन है, प्रोग्रेसिव कॉम्प्लिकेशन है। वो एक बार स्टार्ट हो जाए तो फिर वो पॉसिबली जो है वो जाके सर्जिकल डिब्राइडमेंट पे ही रुकती है। तो अगर आपने उसको सर्जिकल डिब्राइड करने के बाद आपका टिश्यू लॉस, बोन लॉस हो गई है तो उसके आपने सेकेंडरी रिकन्स्ट्रक्शन भी करनी है। आपके पास सेकेंडरी रिकन्स्ट्रक्शन के 2 ऑप्शंस हैं, एक तो फ्री फिबुला कॉम्पोजिट यानी आपने फ्लैप लगा दिया है, क्योंकि अगर उसकी ब्लड सप्लाई उस एरिया की नहीं है तो आप कॉम्पोजिट फ्लैप फ्री फ्लैप लगाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने डिब्राइडमेंट कर दिया है, आपकी इतनी जो है अभी वो नहीं बनी, जो आपकी बोन लॉस है वो इतना नहीं है कि आप उसके अंदर फ्री फिबुला लगा सके, तो इलियक क्रेस्ट ग्राफ्ट आपका सेकंड ऑप्शन हो सकता है। ये दोनों चीज़ें करने के साथ आप इम्प्लांट का जो है वो ऑप्शन साथ लाजमी देंगे, क्योंकि पेशेंट आपके पास ऑर्गेनाइज सर्जरी का आया था तो प्रोबेबली ही इज़ अ यंग पेशेंट, अलॉन्ग विद उसके आपने जो है वो ऑक्लूजन रिहैबिलिटेशन भी करनी है। तो इम्प्लांट्स जो हैं वो फिर आपका ऑप्शन इसके साथ आपने देनी है। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो है इट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन, बट दिस इज़ सोली ये जो है एक थ्योरेटिकल ऑप्शन है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहीं पर भी नहीं की जाती। पहले कराची के अंदर की जाती थी, जो इनका नेवल बेस था वहाँ पर की जाती थी। जो आपको पता है इसका जो प्रोटोकॉल है कि 90 जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर ये दिया जाता है फॉर ऑलमोस्ट इसकी जो मिनट्स कुछ 90 मिनट्स होते हैं, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन इंडिविजुअल बेसिस। बट अब ये किसी भी पाकिस्तान के किसी एरिया में, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 हाईली एक्सपेंसिव और इसकी जो हैं कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, तो इसलिए इसको पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी हाइपरबारिक ऑक्सीजन नहीं की जाती। हाँ, अगर आपको आप ये बात इनको थ्योरेटिकली बता सकते हैं कि देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन ऑफ हाइपरबारिक ऑक्सीजन, या आपको एग्जामिनर कहता है कि और तो फिर आप उनको बता सकते हैं कि येस सर देयर इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर हाइपरबारिक ऑक्सीजन थेरेपी, बट मैंने जैसे बता दिया कि ये पाकिस्तान के अंदर नहीं होती। सो coming to the stations, station number 53. Describe the clinical picture and the radiograph. सबसे पहले हम इसको करते हैं. So this is an intraoral picture of a patient showing the ulcerated lesion at the floor of the mouth, almost 2 into 1 centimeter at the क्या कहना चाहिए papillary area of लेफ्ट वॉटन्स डक्ट। ठीक है, वॉटन्स डक्ट आपकी कौन सी है? मैंडिबुलर डक्ट है। अपर जो है आपकी स्टेंसन है, लोअर आपकी वॉटन्स डक्ट है। ठीक है, देयर इज एन अल्सरेटेड लीजन एट दी वेंट्रल सरफेस, यहाँ पे फ्लोर ऑफ द माउथ एट दी ओपनिंग और पेपिला ऑफ दी वॉटन्स डक्ट। ठीक है, एंड देयर इज ऑल्सो अ माइल्ड ब्लीडिंग अराउंड दिस अल्सरेटेड लीजन।
ठीक है। इतनी जितनी चीज़ नज़र आ रही है उतना ही बताना है, उससे ज़्यादा बताना नहीं है, नहीं तो फंस जाएंगे। जब अगर आपको क्लिनिकल पिक्चर कोई ब्लर्ड है या आपको इतनी अच्छी नहीं चीज़ नज़र आ रही तो जितनी नज़र आ रही है उतनी बतानी है, उससे ज़्यादा नहीं बतानी। पे आपको खुद पूछेगा एग्जामिनर डॉक्टर साहब और कुछ नज़र आ रहा है तो आप उसको बता सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि सर बिकॉज ऑफ द ब्लर्ड लीन या मुझे इससे ज़्यादा जो है वो चीज़ मुझे इतनी कोई नहीं नज़र आ रही, ठीक है। यहाँ इसमें ये कुछ हो सकता है अगर आप उसको देख के डायग्नोज कर चुके हैं तो प्रोविजनल डायग्नोसिस बना चुके हैं। So this is second is an axial CT scan of a patient, bony window axial CT scan of a patient showing a hyperdense mass mesial to the body region of the mandible at almost the again at almost the Stenson duct area, left Stenson duct area, ठीक है। आप इतना मेंशन करेंगे। अगेन ये डक्ट आपको बिल्कुल बड़ी खूबसूरत इसके अंदर नज़र आ रही है तो आप वो डक्ट को मेंशन कर दें, जहाँ पर उसकी एक थोड़ी सी क्या कहते हैं रीजन एरिया है उसको एक्सप्लेन कर दें। लेकिन आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर वही बात एफिशिएंसी मार के एक्सप्लेन नहीं करनी जिनको बाद में आप जस्टिफाई ना कर सकें, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज़ आ साइलोलिथियासिस ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड और इसके अंदर आपको पता है 20% जो है हमारे पास जो ग्लैंड के होते हैं वो रेडियो लूसेंट होते हैं साइलोलिथ, और जो 80% है दैट आर रेडियो ओपेक। सो दिस इज़ अ रेडियो ओपेक बेसिकली। लेकिन आप सीटी स्कैन के अंदर इसको हाइपर डेंस कहेंगे, आपको पता है। और जो एमआरआई है उसके अंदर हाइपर इंटेंस का लफ्ज़ हम यूज़ करेंगे। सो डिस्क्राइब द ट्रीटमेंट ऑप्शंस। तो लेस देन 2 मिलीमीटर के जो आपके होते हैं अगेन इसके अंदर आप ये कहेंगे कि डिपेंड करता है कि इसका साइज़ ऑफ द साइलोलिथियासिस साइलोलिथ जो है वो हमारा कितना है। लेस देन 2 मिलीमीटर है तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके यूजुअली वो इमेजिंग के अंदर आपको नज़र नहीं आते, और अगर नहीं नज़र आते तो उसके लिए हम क्या कराते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी गाइडेड उसकी हम क्या करते हैं स्टोन रिमूव करते हैं, ठीक है। और जो 2 मिलीमीटर का है उसकी खाली पैल्पेशन से भी करके आप उसको रिमूव किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड पैल्पेशन भी की जा सकती है। अच्छा, इसके अंदर भी 2 ऑप्शंस हैं कि ये डक्ट के अंदर पड़ा हुआ है, उसके प्रॉक्सिमल पोर्शन पे पड़ा हुआ है, डिस्टल पोर्शन पे पड़ा हुआ है या हाइलम में पड़ा हुआ है। अगर तो ये डिस्टल डक्ट पोर्शन में पड़ा हुआ है तो आप उसको मिल्किंग एक्शन या पल्पेट करके भी निकाल सकते हैं। अगर वो पल्पेशन या मिल्किंग करके आप समझते हैं कि ये प्रॉक्सिमल एरिया के अंदर नहीं निकल सकता तो आप एट दैट जो है वो एरिया उसके ऊपर भी जो है वो डक्ट की फिश टेल अपीयरेंस हम उसको बनाते हैं कि डक्ट को कट करके उसके दोनों पोर्शन जो है वो मिकोजा से जोड़ देते हैं, वो भी एक आप कर सकते हैं। और अगर हाइलम के अंदर पड़ा हुआ है और स्टिल इट इज़ कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, 2 मिलीमीटर के वैसे जो स्मॉल होते हैं वो इट वोंट काज एनी प्रॉब्लम, लेकिन इफ़ इट इज़ कॉजिंग एनी प्रॉब्लम तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे अलॉन्ग विद द स्टोन हम उसकी ग्लैंड रिमूवल करेंगे, सबमिटेबल ग्लैंड रिमूवल करेंगे। ये मैंने आपको लेस देन 2 का बताया। इफ़ इट इज़ 2 to 5 मिलीमीटर यानी 5 मिलीमीटर तक का है तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस क्या है हमारे पास। नंबर 1 एंडोस्कोपिक गाइडेड उसकी रिट्रीवल की जा सकती है विद दी बास्केट रिट्रीवल, हम उसे कहते हैं कि हम साइलोग्राफिक बास्केट होती है उसको डालते हैं और उसके थ्रू इसका रिट्रीवल करते हैं, ठीक है। वो इंस्ट्रूमेंट जो है उसका भी अभी मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर इफ़ इट इज़ मोर देन 8 मिलीमीटर तो उसकी हम लिथोट्रिप्सी करते हैं, जो कि अगेन हमारे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर जो है वो यूजुअली नहीं की जाती, बट आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज़ 8 मिलीमीटर, मोर देन 5 to 8 मिलीमीटर तो उसको लिथोट्रिप्सी करते हैं। 2 तरीके होते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शेक वेव लिथोट्रिप्सी होती है, दैट इज़ एक्सपेंसिव और अगेन इट इज़ नॉट हैपनिंग इन पाकिस्तान, अकरिंग पाकिस्तान। सेकंड इज़ इंट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसके अंदर क्या करते हैं कि एक आपकी वायर होती है जो डायरेक्टली टू द स्टोन जो है वो जाती है, आप इसको अपनी डक्ट के थ्रू पास करके डायरेक्टली स्टोन के ऊपर ले जाके और फिर एक शॉक वेव आप उसमें देते हैं और वो जो आपकी स्टोन है उसको छोटा छोटा ब्रेक करके छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देती है और फिर उसको हम ये अगेन बास्केट रिट्रीवल कर लेते हैं उसका। थर्डली ये है कि इफ़ द अगेन द स्टोन जो है वो आपका मोर देन 8 मिलीमीटर है तो उसके अंदर फिर आप क्या करेंगे, या एंडोस्कोपिक गाइडेड सर्जरी कर सकते हैं अगर इट इज़ अगेन इन द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डक्ट, ठीक है। तो उसके अंदर आप क्या करते हैं एंडोस्कोपिक गाइडेड सर्जरी कर सकते हैं, या जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो फिश टेल की अपीयरेंस बना के आप उसको डक्ट को ओपन करके और आप जो है वो डक्टोप्लास्टी हम उसे कहते हैं, साइलोडक्टोप्लास्टी कहते हैं, कि हमने अपनी जो डक्ट है उसकी फ़िश टेल बना देते हैं, उसके ऊपर एक लीनियर इंसियन देते हैं और दोनों पोर्शंस को हम अपने म्यूकोजा फ्लोर ऑफ द माउथ के म्यूकोजा के साथ स्टिच कर देते हैं, ठीक है। और अगेन अगर ये हाइलम के अंदर पड़ी हुई है तो फिर तो आपको उसको सबमिटेबल ग्लैंड रिमूवल करना पड़ेगा। सो कौन कौन से मैंने आपको बताया कि इंडिकेशंस हैं आपकी इसकी क्या कहते हैं
एंडोस्कोपिक गाइडेड ये जो आपकी बास्केट रिट्रीवल है, इसके अंदर के अगर प्रॉक्सिमल पड़ा हुआ है, अगर आपका स्टोन मोबाइल है, अगेन बोन ही मुंह से निकला मैं, स्टोन मोबाइल है, अगर इट इज़ 20 to 25% जो है जो आपकी क्या कहते हैं डक्ट है, इसका कितना है 1.4, जो आपकी ये टेंशन है ये तकरीबन 1.4 मिलीमीटर की इसका डायमीटर होता है। तो इससे अगर जो स्टोन है वो 20 to 25%, नो मोर देन 20-25% बड़ा है, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो दें कि इसके अंदर कितनी सलाहियत है 20 to 25%, उससे ज़्यादा करेंगे तो वो फाड़ देगा आपकी डक्ट को। सो इफ़ इट इज़ 20 to 25%, नो मोर देन 20 to 25% ऑफ द डायमीटर ऑफ द डक्ट, तो उसको आप जो है वो इस तरह से रिट्रीवल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और तीसरी बात जो है आपकी जो डायलेटर है, पहले आप क्या करते कैसे हैं इसको, आप पहले जो है वो लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, फिर डायलेटर डालते हैं। डायलेटर जो है वो नेटल शिप डायलेटर, आपकी ये सब कुछ वार्ड बुक में लिखा हुआ है, नेटल शिप डायलेटर होता है। उससे आप अपना पेपिला और अपनी जो क्या कहते हैं डक्ट है उसके अंदर भी एल डालते हैं, और उसके बाद उसको डायलेट करते हैं, और उसके बाद डॉर्मिया बास्केट या रेबिनफ साइलोग्राफिक कैथेटर है, उसके थ्रू जो है आप इसकी ये क्या कहते हैं स्टोन जो है वो रिट्रीवल करते हैं। ठीक है, इसकी जो थोड़ी बहुत इक्विपमेंट जो दी हुई है आपकी वार्ड बूथ में, दैट इज़ सॉर्ट्स के नाम से, स्टॉर्स STORZ स्टॉर्स के नाम से मैन्युफैक्चरर हैं, जो कि 2 तरह के आपके बनाते हैं, एनलार्जन और मार्शल। 2 टाइप्स ऑफ जो माइक्रो एंडोस्कोप्स हम यूज़ करते हैं, एनलार्जन और मार्शल। एनलार्जन जो है वो 3 तरह के साइजेस में आता है, 0.8 मिलीमीटर, 1.1 और 1.6 मिलीमीटर का, और मार्शल 1.3 मिलीमीटर का। उसके अलावा पोली डायग्नोस्ट है, ये सारी आपको मिल जाएंगी वार्ड बूथ के अंदर। इस इक्विपमेंट आई गेस आपको इतना वो नहीं पूछेंगे, बेसिक जो बात है वो आप ये याद रखें कि अपनी जो स्टेंसन डक्ट है दैट इज़ 0.5 to 1.4 मिलीमीटर डायमीटर की, और जो वॉटन्स है दैट इज़ 0.5 to 1.5 मिलीमीटर। सो जो भी अगर आपको एंडोस्कोपिक रिलेटेड सवाल आएगा तो वो ये आएगा कि आपकी जो एंडोस्कोप होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो स्टोन ब्रेकर का डायमीटर है दैट इज़ 0.56, और वर्किंग चैनल है आपका 0.6 मिलीमीटर। तो आपके पास जो भी आपने यूज़ करनी है, जैसे एनलार्जन या मार्शल या पोलीडायग्नोस्ट, कोई भी आपने एंडोस्कोप यूज़ करनी है, उसका कम से कम जो आपका डायमीटर है वो 1.3 मिलीमीटर होना चाहिए, ताकि या 1.32 से बड़ा होना चाहिए, ताकि 1.3 से 1.6 मिलीमीटर, ताकि वो दोनों के दोनों आपके जो हैं ये जो आपका शाफ्ट है और जो आपका वर्किंग चैनल है, इन दोनों को वो एकोमोडेट कर ले। ठीक है, ओके। एंड थर्डली इज़ दी सबमैंडिबुलर ग्लैंड रिमूवल के जो स्टेप्स हैं। ठीक है, सो कमिंग टू द स्टेप्स ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड रिमूवल, ये भी आपके वार्ड बूथ से ही मैं आपको बता रही हूँ। इनको मैंने 9 स्टेप्स के अंदर जो है वो लिखा हुआ है। नंबर 1 इज़ कि आपने सबसे पहले तो इंसिजन मार्क कर ली, वो तो सब आपने एक ही उसमें है ना, कि आपने कैसे ड्रैप करना है पेशेंट को, प्रिपेयर करना है, ड्रैप करना है, इंसिजन मार्किंग करनी है, फिर आपने GA की जो है वो जो भी आपके एनेस्थेटिस्ट है वो अलॉन्ग विद दैट उसको आपने उसको बताना है कि ये आप पेशेंट को जो है ये आप क्या कहते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड हम इसके रिमूव करने लगे हैं, वो सारी हाइपोटेंसिव आपने एनेस्थीसिया देना है। ठीक है, 1:20,000 आपने एड्रेनालिन देनी है, वो सारी उसी तरह करके। नाउ कमिंग टू द एग्जैक्ट टेक्निक, सर्जिकल टेक्निक। सो इसके मैंने आपको बताया कि 9 स्टेप्स या 8 स्टेप्स के लिए मैंने बनाए हुए हैं। नंबर 1 के आपने जब सबमैंडिबुलर इंसिजन दे ली, दैट इज़ 2 फिंगर ब्रेथ बिलो द लोअर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल, क्योंकि आपको पता है कि इसमें क्या है, मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व को हम सेव कर रहे हैं। सो 2 फिंगर ब्रेथ जो है आपने सबमैंडिबुलर ग्लैंड इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल्स जो है उससे नीचे आपने इंसिजन दे लेनी है। ठीक है, जैसे हम सबमैंडिबुलर इंसिजन भी कहते हैं। स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, एंड डाउन टू द प्लेटिज्मा, इसको आपने फुल लेंथ इंसिजन आपने देनी है। नेक्स्ट आपने प्लेटिज्मा को इंसाइज करना है लो डाउन विद द शार्प नाइफ टू द फुल लेंथ ऑफ द इंसिजन। ठीक है, और उसके बाद उसको डायसेक्ट करते हुए आपने इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल तक चले जाना है। ठीक, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड का इंफीरियर बॉर्डर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको इसके साथ पोस्टीरियर फेशियल वेन भी मिलेगी, और आपको पोस्टीरियर फेशियल वेन और दूसरी क्या है थी, पोस्टीरियर फेशियल वेन ही है कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ। अच्छा खैर, सो इसको यार यहाँ से एडिट करा देना।
सो यहाँ पर आपको जो है पोस्टीरियर इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल के को डिसेक्ट करते हुए आपको जो है इन्फीरियर बॉर्डर ऑफ सबमेंडिबल ग्लैंड भी आपको डिसेक्शन कंटिन्यू करते हुए मिल जाएगा। इसकी इंटीरियर बॉर्डर पे आपको पोस्टीरियर फेशियल वेन मिलेगी। ये आपका फर्स्ट स्टेप है जहाँ पर आपने इसको लाइगेट करना है और क्या कहते हैं अलॉन्ग विद दैट आपने इसकी पोस्टीरियर डायरेक्शन में जो है वो डिसेक्शन करनी स्टार्ट कर देनी है, ठीक है, स्फेलिड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, जब पोस्टीरियर फेशियल वेन आपको मिलेगी और आप इसको रिट्रैक्ट करेंगे तो लॉन्ग विद दैट आपकी मार्जिनल, क्योंकि आप इसकी जो है मैंने आपको बताया था जब हमने सिल्वरी ग्लैंड का भी लेक्चर लिया था कि इसकी जो आपकी उसके साथ है मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व है, इसके साथ आपकी रेट्रोमैंडिबुलर वेन पड़ी हुई है, पोस्टीरियर फेशियल वेन की ही जो वो है कॉन्टिन्यूटी है। तो जब आप इसको उठाएंगे तो इसके साथ आपकी मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व भी जो है वो सेफ हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ हेज मार्टिन मैनूवर भी जैसे हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आपने सबमेंडिबुलर ग्लैंड के तक आपने पहुंच गए हैं तो आपने कैप्सूल जो है इसका दैट इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया, उसको आपने कट करना है, ठीक है, और आपने फर्दर डायसेक्शन को सब कैप्सूलर प्लेन के अंदर लेके चलना है, ठीक है। अब जब आप सब कैप्सूलर प्लेन के अंदर लेके जा रहे हैं तो ग्लैंड को आपने पूरा का पूरा एक्सपोज कर लेना है और रिट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। सेकंड जो आपका स्टेप आएगा दैट इज़ के इंटीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक और माइलोहॉइड आपको मिलेगा, ठीक है, और वो आपने उसको जो ग्लैंड से है वो एक्सरसाइज करना है इंटीरियर और उसकी जो सरफेस है उससे आपने इसको एक्सरसाइज करके यहाँ पर आपने ग्लैंड को इससे अलहदा कर लेना है। डीप सरफेस के ऊपर आपको मिलेगा डायगैस्ट्रिक, उसके आपने इसको अलहदा करना है, और ये जो मीडियल और इंटीरियर पड़े हुए हैं दैट इज़ इंटीरियर बैले ऑफ डायगैस्ट्रिक और माइलोहॉइड, इनसे आपने इनको अलहदा कर लेना है। थर्ड पॉइंट पे ये है कि आपको अबव माइलोहॉइड जो है वो फेशियल आर्टरी और वेन मिलेगी, ठीक है, वहाँ पर उसको आपने क्लैम्प करना है, लाइगेट करना है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लैंड के ऊपर आपको मिलेगी, ठीक है, और जैसे आप मैंडिबल की तरफ इसको डायसेक्ट करते लेके जा रहे हैं, ठीक। अच्छा, फोर्थ पॉइंट के ऊपर आपको जो है वो लिंगुअल नर्व मिलेगी, इसको आपने क्या करना है जैसे ही आप रिट्रैक्ट करेंगे माइलोहॉइड को ऊपर की तरफ तो आपको लिंगुअल नर्व इसके नीचे मिल जाएगी जो कि कनेक्शन बना रही है अपनी सबमेंडिबुलर गैंग्लियन के साथ, ठीक है। और ये जैसे आप ग्लैंड को ऊपर उठाएंगे तो ये एक टेंट की शक्ल के अंदर जो है वो उसको आपको इसका कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। सेक्रीटोमोटर नर्व्स होंगी ग्लैंड की जो कि इसके साथ पड़ी होंगी, उनको आपने टाई करना है, लाइगेट करना है बिफोर डिवीजन ऑफ द सबमेंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन ये है कि आप उसको बायपोलर इलेक्ट्रोकोगुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक। सिक्स स्टेप आपका ये है कि आपने जब फर्दर ट्रैक्शन करनी है ग्लैंड की तो फिर आपने को डक्ट आपको इसके अंदर से नज़र आ जाएगी, ठीक है। उसको आप यहाँ तो क्लोजली डिवाइड कर सकते हैं एज पॉसिबल एज जितना फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ, ठीक है, या फिर सेकेंडली क्लैम्प भी कर सकते हैं, ठीक है। सेवन्थ स्टेप पे आपको हाइपोग्लॉसल नर्व मिलेगी। हाइपोग्लॉसल नर्व जो है वो आपको डीप प्लेन एट द स्टेज आपको मिलेगी, उसको आपने प्रोटेक्टेड करना है, ठीक है। और उसके अलावा जो अब सिर्फ इसके साथ जो स्ट्रक्चर ग्लैंड के साथ वो जुड़ा रह गया है दैट इज़ प्रॉक्सिमल फेशियल आर्टरी और इसके वेनिका मिटेंस। तो ये आपको जो इसके पहले जो आपको कहाँ पे मिला था आपकी ग्लैंड के जो है वो जैसे ही आपने सबमेंडिबुलर ग्लैंड को रिट्रैक्ट करना शुरू किया था, डिसेक्ट करना शुरू किया था, तो इसकी पोस्टीरियर आपकी जो है वो जो ये हमने ग्लैंड के जो है बिल्कुल हमने जब स्टार्ट किया तो उसके इंटीरियर पार्ट पे हमें जो है वो पोस्टीरियर फेशियल वेन मिली थी, और अभी जो है इसके बिल्कुल जो एंड पे भी जो है वो आपको जो है वो क्या मिलेगी, फेशियल आर्टरी और वेनिका मिटेंस मिलेंगे इसके प्रॉक्सिमल एंड के ऊपर भी, ठीक है। तो इसको आपने लाइगेट करना है और इसके बाद आपका पूरा का पूरा ग्लैंड जो है वो रिट्रैक्टेड आपके हाथ में होगा, उसको आप रिमूव करेंगे, हीमोस्टेसिस अचीव करेंगे बायपोलर कॉटरी के साथ, और सेक्शन ड्रेन प्लेस करेंगे, और उसके साथ जो है वो आप किसी सेक्शन ड्रेन जो है वो आप अलग एक स्टैब इंसिएंट करके उसके साथ आप इसको प्लेस करेंगे और क्लोजर कर देंगे इन 2 लेयर, जिसमें प्लेटिज्मा को पहले आप क्लोज करेंगे उसके बाद स्किन को क्लोज करेंगे, ठीक। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ योर सबमेंडिबुलर ग्लैंड रिमूवल।